सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आपने पता है कि किसान आंदोलन है जो दूसरा किसान आंदोलन है जो 4 महीने हो गए, 5वां महीना लग गया है। दाता सिंगा बॉर्डर की बात करें या फिर शंभू बॉर्डर की बात करें तो लगातार हजारों किसान अड़े बैठे हैं। जिस गर्मी में चिड़िया भी पर नहीं मारती, तालाब के तालाब सूखने लग रहे हैं, तो उस गर्मी में किसान अड़े लगातार बैठे हुए हैं। तो जो आगू नेता है वो हमारे साथ में है, तो इनसे पूछे भी आगे क्या रहने वाला है। राम राम अभी मनु जी। राम राम जी। तो अभी मनु जी 4 महीने हो गए, 5वां महीना चल रहा है, तो अभी भी किसान अपने उन पे अड़े हुए हैं। देखो 13 फरवरी से आंदोलन शुरू होया था और आपके कैमरों के माध्यम से पूरे भारत ने देखा किस तरीके से हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा ज्यादती करी गई, गोलियां चलाई गई, जहरीली गैसों के गोले छोड़े गए, सारे जो भी नजातियाँ कर सके थे ये इन्होंने करी और उसका खामियाजा, उसका नुकसान इन लोकसभा इलेक्शन में उठाना भी पड़ा। मैं आपने थोड़ा सा डाटा बता दूं, 2019 का जो इलेक्शन था, जब जो ग्रामीण एरिया की 398 लोकसभा सीटें हैं, 2019 के इलेक्शन में उन 398 में से इन्होंने 236 लोकसभा सीटें जीती थी। अब की बार वो 236 से घट के 165 रहेगी, यानी ग्रामीण एरिया की 71 सीटें 2019 के मुकाबले ये ज़्यादा हारे हैं। ये अब गाँव में कौन रहे है? गाँव में किसान और मजदूर ही रहे हैं। तो यह बात स्पष्ट है कि किसानों और मजदूरों में भारी नाराजगी है इस सरकारी गलत नीतियों के प्रति। आप हरियाणा की बात कर लो, पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते थे ये, अब की बार 5 पर रह गए और भिवानी महेंद्रगढ़ का मार्जिन ना के बराबर है, आपका कुरुक्षेत्र वाली का मार्जिन ना के बराबर है, गुड़गांव वाली का मार्जिन भी बहुत कम है। तो जो सीटें ये पिछली बार 6-6 लाख वोटों से जीत रहे थे, वहाँ पर अगर ये 20,000 से, अगर 25,000 30,000 से जीत भी गए तो उसको जीत आप नहीं कह सकते हो। आप इसी तरीके से महाराष्ट्र का देख लो, महाराष्ट्र के जो 14 लोकसभा सीटें जिनको प्याज की बेल्ट बोला जाता है, बारामती हो गया, आपका बीड हो गया, आपका नासिक हो गया, उन 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों ने 13 सीटों पर हार गई हैं। तो ऑल ओवर इंडिया किसानों की भारी नाराजगी है। और अभी आगामी जो हरियाणा में भी विधानसभा इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा इलेक्शन होना है, तो अभी डल्लेवाल साहब और हमारे सारे सीनियर लीडरशिप ने कुछ दिन पहले जब यहाँ मीटिंग करी थी तो हमने ये तय कराया था कि तमाम राज्यों में आंदोलन को तेज कराया जाएगा, लेकिन हरियाणा को और महाराष्ट्र पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर वहाँ पे बिल्कुल गांव तक, जो गांव पिछले आंदोलन से और अब के आंदोलन से बच गए हैं, जहाँ तक हम नहीं जा पाए हैं, तो हरियाणा के भी एक गांव में जाने का प्रयास किया जाएगा, एक घर तक जाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को ये हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यार 36 बिरादरी की लड़ाई है, हमने सबने मिलजुल कर लड़नी है। अब भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज़ में जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं भला जी फलानी जाति का हमने मंत्री बना दिया, फलानी जाति का मंत्री बना दिया। मैं एक बात कह रहा हूँ, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप उदाहरण के तौर पर आज हमारे यादव भाईचारा, हमारा अहिर भाईचारा जो है, बीजेपी वाले कहते हैं बोला भाई हमने यादव समाज से एक मंत्री बना दिया। मैं ये कह रहा हूँ चाहे सारे के सारे मंत्री हमारे यादव भाईचारे तो बना दो, सेंटर के भी बना दो, स्टेट के भी बना दो, हमने कोई एतराज नहीं, हमने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वे सारे के सारे मंत्री उस समाज तक बना देंगे तो क्या उस समाज के लोग जो खेती करते हैं, जो उनकी बाजरे की फसल है, क्या वो एमएसपी पे बिकने लग जाएगी? वहाँ के अहिर बेल्ट के बहुत सारे बच्चे बड़ी संख्या में फौज में जाया करते, तो क्या उस समाज के सारे मंत्री बनाए थे जो अग्निवीर होने के बाद जो बच्चा ने दुखी हो रहे हैं, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, कि वे परेशानी दूर हो जाएंगी? असल में क्या है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, कोई ज़्यादा करता कोई कम करता है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां धार्मिक उन्माद और जातिवाद की राजनीति करती हैं। उस तरह की राजनीति से ना तो किसानों का भला होना, ना नौजवानों का भला होना, ना देश का भला होना, ना समाज का भला होना, ना ही प्रदेश का भला होना। हम तो ये कह रहे हैं, ये तमाम राजनीतिक पार्टी बात करें तो एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर बात करें, ये किसान मजदूरों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बात करें। अभी जो हरियाणा में 12,000 नौजवान जो नौकरी लग गए थे वो हटा दिए इन्होंने, तो उनका भविष्य अब क्या होगा? जो लगातार भर्तियां नहीं हो रही हैं उन बच्चों के साथ क्या होगा? अग्निवीर योजना है उसका क्या होगा? ये लोगों के लिए मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर 36 बिरादरी के बीच हम जाएंगे और सितंबर के शुरुआत में, ये हमने तय कर लिया है, एग्जैक्ट डेट लगभग 5-7 दिन में तय कर देंगे, लेकिन 1 से 10 सितंबर के बीच में हरियाणा में पूरे नेशनल लेवल की एक बड़ी किसानों की महारैली होगी। जैसे पिछले आंदोलन में 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसी तरीके की एक बहुत बड़ी रैली संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीति
राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में हरियाणा में होगी। वो सारी चीज़ अभी हम तय करने लग रहे हैं और लाखों की संख्या में किसान पंजाब से, हरियाणा से, जगह जगह से वहाँ पर पहुँचेंगे और आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। अभी मनोज जी, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन था, आने वाले 4-5 महीनों में फिर विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो मतलब किस चीज़ का इंतजार करेगी सरकार? पलटेगी, फिर दिल्ली की तरफ जाएंगे? देखो, हम तो यही एजेंडा लेकर अपने घरों से निकले थे कि भाई हमें दिल्ली जाना है, लेकिन ये सरकार तो गोलियां चला रही है सीधी। आपने भी देखा होगा 21 तारीख को, 13-14 तारीख को किस तरीके से गोलियां चलाई गई हैं। तो हमारा आंदोलन पहले दिन से शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण रहेगा और हम शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। तो अब या सरकार हमें रास्ता दे दे। देखो भाई, बात मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करना तो अधिकार है ना हर किसी का। हमारे देश की राजधानी, हम अपने देश की राजधानी में जाना चाह रहे हैं। अब आप ये देखो, ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग क्या हथियार ले रहे हैं, क्या ही न राजनीति करनी है। ये बलदेव सिंह संधवा हैं, इनको लगभग 35 से 40 साल हो गए। बीकेयू एकता सिद्धपुर संगठन के हैं, पूरा जीवन अपनी पूरी जवानी ये समाज के लिए निकाल दी। आज तक इन कोई राजनीति नहीं करी, आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हजारों की संख्या में धरने लगा लिए। ये सुरजीत सिंह जी हैं, उसी संगठन से हैं, ये भी जिला प्रधान हैं, तो हमारे साथी भी बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन में आज तक आंदोलन करते आए हैं, तो आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सरकार को इतना डर क्यों लगता है इनसे? सरकार इतनी घबराती क्यों है हमारे किसानों से? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि भाई मैं तो किसान कल्याण के लिए समर्पित हूँ। मैंने तो पहली जो फाइल साइन करी प्रधानमंत्री बनते ही वो किसानों के लिए करी। लेकिन वो क्या फाइल साइन करी उन्होंने? जो पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसकी एक किश्त और जारी कर दी। हम उनसे ये कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये देते हुए किसान को, लेकिन MSP गारंटी न होने के कारण एक किसान को 1 एकड़ में हर साल 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो उसकी जेब से आपने 50,000 रुपये निकाल लिए और 50,000 रुपये उसकी जेब से निकाल के आप 6,000 दे रहे हो और कह रहे हो हम तेरा भविष्य बदल देंगे। तो वो तो कोई बात नहीं हुई ना। आप ये 6,000 रुपये देने की बजाय हमें हमारा जो MSP है उसकी गारंटी दे दो, हमें 50,000 रुपये जो प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है उसकी हमें पूर्ति कर दो। लेकिन सरकार का उसके पास कोई जवाब नहीं है। आगामी 2 जुलाई को दोनों फोरमों ने यह फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को छोड़कर बाकी जो 303 सांसद हमारे देश में बचे, चाहे वो NDA की अन्य पार्टियों के हों, चाहे वो और किसी विपक्षी दल के हों, उन तमाम पार्टियों के सांसदों के पास जाएंगे, अपना मांग पत्र देंगे और उनसे ये कहेंगे विपक्ष वालों से भी कि भाई आप बेशक सत्ता में ना आए हो, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भाई हम राज्य में आए तो MSP गारंटी कानून बनाओगे। चलो कोई बात नहीं, आप सत्ता में नहीं हो, आप विपक्ष में तो हो ना। आप पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट बिल लेकर आओ, उसमें दिक्कत क्या है? आपने भाई वोटिंग हो जाएगी, ये तो होगा ना पूरे से पूरा कि भाई वो कानून पास नहीं हो पाओगा, लेकिन कम से कम ये तो पता लग जाना कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है। तो इतना तो पता लगना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे बंगाल से ममता बनर्जी जी की पार्टी के 5 सांसद आए थे यहाँ पे। उन्होंने तमाम चीज़ें देखी, जहाँ शुभकरण सिंह को गोली मारी वो भी जगह उन्होंने देखी, किसानों से भी मुलाकात करी, MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा करी और हमारे सीनियर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फ़ोन के माध्यम से ममता बनर्जी जी से बात कराई। तो ममता बनर्जी जी ने भी ये कहा कि भाई हमारे 42 सांसद हैं, 13 राज्यसभा के, 29 लोकसभा के। जो मानसून सत्र होगा संसद का, उसमें 42 के 42 सांसद पूरी मजबूती से MSP गारंटी कानून का मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी हमसे संपर्क साधना शुरू किया कि भाई हम भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं। हमने उनको भी एक स्पष्ट बात बोली कि माइक और मंच किसी राजनेता को देंगे नहीं। अगर कोई किसान बन के आना चाहता हो तो ठीक है, वो आ जाओ, किसानों से मिलना चाहता है मिल लो। अगर MSP के मुद्दे को वो समझना चाह रहा है, उस पर कुछ डिस्कस करना चाह रहा है, ठीक बात है, वो कर सके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चुनाव के नतीजे से तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये समझ में आ गया कि अब किसान मजदूर वो ताकत बन चुकी है जिस ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब किसान मजदूर की हर किसी को सुननी पड़ेगी। मतलब आपको लगता है कि जिस प्रकार से डेलीगेशन यहाँ पर आया था, विजिट भी करके गया है, तो सांसद में इस मुद्दा पर बात होती है? देखो, हमें आशा तो है वो उठाओगे और अन्य विपक्षी पार्टियों के भी लोगों को उठाना चाहिए। 2 जुलाई को हम उनको भी मांग पत्र देंगे, दोनों फॉर्मों ने तय किया है। और उसके अलावा अगर उससे पहले कोई आता है किसान बनकर, लेकिन कोई राजनीति किसी को नहीं करने दी जाओगी। अगर कोई किसान बनकर अगर आना चाहता है, अगर लोगों के बीच में बैठ कर MSP गारंटी कानून के मुद्दे को समझना चाह रहा है, तो हमारा मानना है उस चीज़ हमें उसको मांग पत्र दे देंगे। भाई एक तो हम उनके पास मांग पत्र देने जाते हैं 2 जुलाई को, अगर उससे पहले कोई मांग पत्र लेने आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो आए किसान के तरीके से आए, उनको मांग पत्र लेना चाह रहे, मांग पत्र देंगे उनको। एक आप कह रहे हो कि जो राजनीति है वो जाति पाति का जहर लोगों के बीच घोल रही है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये बड़ा दुर्भाग्य है
अगर आप देखोगे हमारे देश की आज़ादी ने 77 साल हो गए, ठीक है। आज जो राजनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए शिक्षा पे, राजनीति होनी चाहिए स्वास्थ्य पे, राजनीति होनी चाहिए एमएसपी गारंटी कानून कौन बना होगा, कितने अच्छे तरीके से बना होगा, राजनीति होनी चाहिए किसानों का कर्ज माफ कौन करेगा, राजनीति होनी चाहिए कि मनरेगा के तहत मजदूर भाइयों को 200 दिन का रोजगार कौन देगा, राजनीति होनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कौन देगा। राजनीतिक पार्टियों में कंपटीशन होना चाहिए इस बात का, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में कंपटीशन ये है कि भाई जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा कौन बांटेगा, धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा कौन बांटेगा। मैं तो अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप देखो 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में सरकारी आंकड़ा है कि 22 करोड़ लड़के लड़कियां ने सरकारी नौकरी के फार्म भरे, लेकिन नौकरी मिल पाई सिर्फ 7,32,000 को, यानी 0.3% को। बाकी जो 99.7% हैं वो तो सारे के सारे बेरोजगार घूमने लग रहे हैं। तो जो बेरोजगारी है उससे परेशान तो सारी जातियों के लोग हैं ना, कोई एक ऐसा तो है नहीं कि कोई एक जाति के लोग ही परेशान हो। अब ये नीट वाला जो ये घोटाला हुआ, नीट एग्जाम का जो NTA वाला घोटाला हुआ, इसमें जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, 23 लाख बच्चा ने जिन्होंने एग्जाम दिया, तो परेशानी तो सबकी है। कोई एक जाति विशेष की या कोई दो जाति विशेष की तो परेशानी है नहीं, परेशानी जब सबकी है तो मिलकर लड़ना भी सब नहीं पड़ेगा। आप एक बात न समझ लो, ये राजनेता हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये राजनेता तमाम धर्मों के तमाम जातियों के मिलकर जनता को लूटने का काम करते हैं। जब ये मिलकर हमको लूटने का, हमको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमें भी जाति तय धर्म तय ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद तय ऊपर उठकर हमने भी एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने हक इनसे छीनने पड़ेंगे। अगर इनकी बातों में आकर अगर हम जातिवाद में, धार्मिक उन्माद में बटे जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वे हमारा फिर कोई भला हो सके।